हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से किस तरह से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था कि किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच से किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था, और इसके साथ साथ कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, टोटल यूटिलिटी पढ़ी थी, मार्जिनल पढ़ी थी, रिलेशनशिप पढ़ा था, इसके साथ साथ उसके अजम्पशंस पढ़े थे, सो ऑन। हम लोग ने वो चैप्टर पूरा, वो पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसी का दूसरा पोर्शन करेंगे, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से हम लोग डिराइव करेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आता है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑर्डिनल अप्रोच रेफर्स टू द अप्रोच whereby the consumer cannot measure the utility in terms of value। मतलब कि आप यहाँ पे वैल्यू या यूटिलिटी का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पे यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में कि किससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मान लेते हैं कि जैसे आप समोसा खाइए, तो आप ये कह सकते हैं क्या कि समोसा खाया तो समोसा खा करके 100 का मजा आया, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इस वजह से ये कहते हैं कि अगर आप मान लेते हैं समोसा खाते हैं, समोसे के साथ खस्ता खाते हैं, खस्ते के साथ पेटीज खाते हैं, तो सबसे अच्छा मान लेते हैं कि आपको उसमें समोसा लगता है, दूसरा आपको खस्ता लगता है, तीसरा आपको पैटीज लगता है। तो कहने का ये मतलब है कि किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, किससे कम मिलता है, इस बेसिस पे आप रैंक कर सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली किससे कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और इसी को हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। और ऑर्डिनल अप्रोच में आपके पास इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आएगा, जिससे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है दैट इज assumptions ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। assumptions ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच में आपके पास सबसे पहले क्या है, दैट इज वी आर हैविंग द सर्टेन assumption, जहां पे सबसे पहले आपके पास रैशनल कंज्यूमर होगा। हु इज रैशनल कंज्यूमर? रैशनल कंज्यूमर एक्ट टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन विद इन द गिवन इनकम एंड द प्राइस कांस्टेंट। आप चाहते हैं कि जो आपके पास गिवन इनकम हो, गिवन प्राइसेस है, उसमें आप कम में ज्यादा से ज्यादा अटेन कर सके। भाई एक कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि कम से कम में ज्यादा सेटिस्फैक्शन वो अटेन कर सके, कि मिनिमम से मिनिमम में ज्यादा से ज्यादा वो अटेन कर सके, वो रैशनल कंज्यूमर होता है। और एक रैशनल कंज्यूमर अपनी जितनी भी अवेलेबिलिटीज है, जितनी चॉइसेस हैं, उसको देखने के बाद उनमें से जो उसके लिए सबसे बेहतर है उसको चूज करता है, उसको हम कहते हैं रैशनल कंज्यूमर। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे आता है दैट इज नॉन सैटिटी या नॉन सैटिएशन। नॉन सैटिएशन का मतलब होता है मोर ऑफ गुड्स यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन, मोर इज बेटर। तो कहने का ये मतलब है सिंपल यहाँ पे कि ज्यादा आपके पास बेटर है। जैसे कि आपने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी एक लेवल पे जा करके आपके पास जीरो हो गई थी, है ना। आपने अगर लास्ट जब हमने पढ़ाया था लास्ट चैप्टर, तो उसमें या लास्ट पोर्शन जो पढ़ाया था उसमें आप देख रहे थे कि मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास 10 थी, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 0 और फिर -2। तो इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी आपकी लगातार कम हो रही थी और एक समय पे 0 हो गई थी। पॉइंट ऑफ सेचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिएशन ये बताता है कि एक ऐसा लेवल आता है जहां पे सेटिस्फैक्शन जो आपको किसी भी कमोडिटी से मिल रहा है, वो कम होते होते आपका 0 हो जाता है। ठीक है, कम होते होते आपके पास 0 हो जाता है। लेकिन जो आपके पास पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डिनल अप्रोच में ऐसी कोई भी लिमिट या ऐसी कोई लेवल आपका नहीं होगा जहां पे आपका पॉइंट ऑफ सेचुरेशन मिलेगा, जहां पे आप बोलेंगे कि बस अब इससे ज्यादा आप कंजम्पशन नहीं करेंगे। जबकि यूटिलिटी एनालिसिस में ऐसा एक पॉइंट आपको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, और यू विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ द कंजम्पशन ओवर द लेसर कंजम्पशन। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस का सिंपल मतलब आपके पास है कि इफ ए इज प्रिफर्ड ओवर बी, सो बी विल नॉट बी प्रिफर्ड ओवर ए। कि अगर मान लेते हैं कि ए को आपने प्रेफर किया बी के ऊपर, ठीक है, तो इस केस में आपने अगर ए को प्रेफर किया है बी के ऊपर, तो इस केस में आप बी को प्रेफर नहीं कर सकते हैं ओवर ए। ए ही आप प्रेफर करेंगे व्हेनेवर द बी इज देयर। तो आपके पास अगर बी है, तो बी के ऊपर अगर ए को प्रेफर किया है, तो ये नहीं हो सकता है कि अगली बार आप बी प्रेफर करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विद अ सिमिलर कॉम्बिनेशन, की सेम कॉम्बिनेशन पे आप कंसिस्टेंट है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन?
इट रिफर्स टू द रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन गुड आउट ऑफ द अदर, कि मतलब एक गुड को जिस रेट से सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे को अटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उसके साथ आप दूसरा गुड क्या करते हैं, उसकी कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो अल्टीमेटली आप एक वैल्यू को या एक गुड्स को जब लॉस करते हैं तो दूसरे को ऐड करते हैं। तो एक गुड को जितनी वैल्यू से आपने सेक्रीफाइस किया दूसरे को ऐड करने के लिए, उसी को हम कहते हैं दैट इज अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक एक्स गुड था, एक वाई गुड था। एक्स गुड का कंजम्पशन आपके पास आपने 1 से 2 कर दिया और वाई गुड का कंजम्पशन आपने 10 से 6 कर दिया। तो आपने लॉस कितना किया है 4 और गेन कितना किया है 1। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज 4 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास हो जाएगा एमआरएस। क्या हो जाएगा, एमआरएस। तो एमआरएस आपके पास ये दिखाता है कि एक को गेन करने के लिए, एक को एक यूनिट से गेन करने के लिए दूसरा जितना लॉस किया जाएगा वही आपके पास एमआरएस कहलाएगा। एंड एज मोर ऑफ गुड एक्स इज कंज्यूम लेस ऑफ गुड वाई विल बी सेक्रीफाइस। जितना ज्यादा आप गुड एक्स कंज्यूम करेंगे उसके साथ साथ धीरे धीरे एमआरएस आपके पास फॉल होगा। एमआरएस क्या होगा, फॉल। कि अब की बार 4 सेक्रीफाइस किया था तो अब की बार 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। अभी आगे हम देखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मीनिंग एंड इंडिफरेंस स्केड्यूल आपके पास आएगा। इंडिफरेंस कर्व आपके पास क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ shows all the combinations of two good that gives the consumer equal satisfaction. The consumer is indifferent among all the points on the same curve. कि जो डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास कर्व पे है उसके बीच में इंडिफरेंट है। कैसे है ये समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन पे एप्पल का कंजम्पशन 1 यूनिट हो रहा था, वहीं बनानास का कंजम्पशन 12 हो रहा था। तो 12 यूनिट ऑफ बनानास कंज्यूम किया गया एक एप्पल के बदले में। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे ए यूनिट आपके पास ए कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जहां पे आपके पास पर्टिकुलरली 1 एंड 12 आपके पास आ जाएगा, 1 ऑफ एप्पल एंड 12 ऑफ बनानास। इसी तरह से आपके पास जब आप बी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो बी कॉम्बिनेशन पे 2 यूनिट एप्पल की है और 8 यूनिट बनाना की है। तो आप जब बी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, और इस लेवल पे आपके पास ये जो बी कॉम्बिनेशन है ये शो करेगा कि आपके पास पर्टिकुलरली 2 यूनिट एप्पल है और 8 यूनिट आपके पास बनाना है। तो ये दिखाएगा कि आपके पास पर्टिकुलरली जब आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस केस में आपके पास एक को आप लॉस कर रहे हैं 4 यूनिट से और दूसरे को आप गेन कर रहे हैं 1 यूनिट से। तो एक को आपने लॉस किया 4 यूनिट से और एक को आपने ऐड किया है 1 यूनिट से। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली 4 यूनिट आर बीन लॉस्ट फॉर एडिंग 1 मोर यूनिट। और ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपका ये मानना है कि 4 बनाना कम खाने से जितना सेटिस्फैक्शन लॉस हुआ इतना सिर्फ एक एप्पल खा लेने से सेटिस्फैक्शन गेन हो गया। दैट मीन्स कि 4 यूनिट कम करने से जितना आपका सेटिस्फैक्शन लॉस हुआ उतना सिर्फ 1 यूनिट को गेन कर लेने से सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। और इसी को हम कहते हैं दैट इज योर, कि आपके ए जितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है उतना ही आपको बी सेटिस्फैक्शन दे रहा है। मतलब ए जितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन आपको बी कॉम्बिनेशन पे मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपके पास देख रहे हैं कि 8 यूनिट से जब आप 5 यूनिट पे जाते हैं, मतलब सी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, तो आपने सेक्रीफाइस कर दिया, 8 से सीधे 5 आ गए और सी कॉम्बिनेशन पे 8 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं बनाना की और 3 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज ऑफ एप्पल। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 एंड 8, 3 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 8 यूनिट ऑफ एंड 5 यूनिट ऑफ बनाना। तो आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि बनाना का आपने 5 यूनिट कंज्यूम किया जबकि आपने पर्टिकुलरली एप्पल का कितना कंज्यूम किया, 3 यूनिट। तो यहाँ पे आपने सेक्रीफाइस कितना किया है, 3 यूनिट, और यहाँ पे गेन कितना किया है, तो दैट इज +1 दैट इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे 3 यूनिट सेक्रीफाइस किया। ऐसा इस वजह से क्योंकि अब आपका ये मानना है कि 3 यूनिट से जितना हमारा सेटिस्फैक्शन लॉस हुआ उतना सिर्फ 1 यूनिट से गेन हो गया, इस वजह से 3 यूनिट की लॉस करके 1 यूनिट गेन करना चाहते हैं। और एप्पल को इसलिए गेन कर रहे हैं क्योंकि एप्पल आपके पास जो है वो फेवरेट आपके पास है। तो यू आर हैविंग एप्पल एज अ फेवरेट कमोडिटी, तो यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम बनाना टू वर्ड्स एप्पल। ठीक है। इसी तरह से जब आप डी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो डी कॉम्बिनेशन बोलता है कि जब आप 3 से 4 की तरफ जा रहे हैं एप्पल का और वही बनाना का आपने 5 से 3 कर दिया, तो मतलब आपने 2 का लॉस किया है। कितने यूनिट ऐड करने के लिए, तो 1 यूनिट ऐड करने के लिए आपने 2 का लॉस किया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डी कॉम्बिनेशन पे जब आप जा रहे हैं तो डी कॉम्बिनेशन पे आपके पास क्या है, दैट इज 4 ऑफ एप्पल एंड 3 ऑफ बनाना, है ना। ये आपके पास क्या था, सी कॉम्बिनेशन, और ये आपके पास क्या है, डी कॉम्बिनेशन।
इसी तरह से जब आप ई कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो ई कॉम्बिनेशन पे जाते समय आपने 1 यूनिट ऐड किया है किसका, एप्पल का, और ये बनाना का आपने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1 यूनिट, 1 यूनिट आपने बनाना का सेक्रीफाइस किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो इस केस में ई कॉम्बिनेशन पे आपके पास पर्टिकुलरली क्या है, ई कॉम्बिनेशन इज हैविंग 5 यूनिट ऑफ एप्पल्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ बनाना, 2 यूनिट्स ऑफ बनाना। तो इस केस में जितने कॉम्बिनेशन है ए पे, बी पे, सी पे, डी पे और ई पे, वो आपके सामने लिखे हैं कि हर एक यूनिट ऐड करने के लिए हर बार आपने 1 यूनिट ऐड किया, लेकिन सेक्रीफाइस पहले आपने किया 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का, और इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस। अभी कैसे आएगा वो आगे फिर से हम देखेंगे इसको, डिमिनिशिंग एमआरएस को प्रॉपर्ली। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने 4 यूनिट से जितना लॉस किया पहले, उतना 1 यूनिट से गेन कर लिया सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसी तरह से 3 यूनिट से जितना आपने सेटिस्फैक्शन लॉस किया, उतना 1 यूनिट से गेन कर लिया, इस वजह से B इक्वल्स टू C। और इसी तरह से 2 यूनिट से जितना आपने सेक्रीफाइस किया, उतना 1 यूनिट से ऐड कर लिया, तो C इक्वल्स टू D। और इसी तरह से आपने 1 यूनिट से जितना लॉस किया, उतना 1 यूनिट से ऐड कर लिया, तो D इक्वल्स टू E। मतलब कहने का कि A इक्वल्स टू B विच इज इक्वल टू C विच इज इक्वल टू D विच इज इक्वल टू E। अब आप जब चारों कॉम्बिनेशन में आपका सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जितना A पे उतना B पे, जितना B पे उतना C पे, जितना C पे उतना D पे, जितना D पे उतना E पे, तो जब पांचों कॉम्बिनेशन पे आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो इस केस में आप पांचों के बीच में इनडिफरेंट है कि 5 में से कौन सा एक होगा, एग्जैक्टली आप नहीं बता सके, बिकॉज वी आर हैविंग द इनडिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इनडिफरेंट मतलब कि पांचों के बीच में आप इनडिफरेंट है, नहीं बता सके कोई अंतर कि ए कंज्यूम करे बी, बी की सी, सी की डी, डी की ई। ऐसा इस वजह से क्योंकि पांचों आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हो, जब सेम सेटिस्फैक्शन देंगे तो आप पांचों के बीच में क्या होंगे, इनडिफरेंट होंगे। और जब इनडिफरेंट पॉइंट्स को आप किसी कर्व से दिखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है डाटा इंटरप्रेटिंग द इंडिफरेंस कर्व। इंटरप्रेटिंग द इंडिफरेंस कर्व आपके पास है कि इंडिफरेंस कर्व को इंटरप्रेट किया गया है जहां पे जितने कॉम्बिनेशन आपके हैं वो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो आपके पास ए कॉम्बिनेशन था दैट वाज गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू बी, इक्वल एज टू सी, इक्वल एज टू डी एंड इक्वल एज टू ई। तो पांचों कॉम्बिनेशन पे आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर इसी तरह से विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट, आप द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज सब्स्टिट्यूट वन गुड फ्रॉम द अनदर मेंटेनिंग सेटिस्फैक्शन। तो उसी सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए आप जब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, तो आप एप्पल को क्या कर रहे हैं, एप्पल को ऐड करने के लिए जो आपके पास बनाना है उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और एप्पल का गेन करने से और बनाना का लॉस करने से, बनाना का लॉस से जितना सेटिस्फैक्शन लॉस हुआ उतना एप्पल के गेन से सेटिस्फैक्शन ऐड हो गया। इस वजह से सेटिस्फैक्शन लेवल हर एक कॉम्बिनेशन पे इक्वल है। ठीक है, इसके बाद कॉन्वेक्स शेप आता है आईसी का, जो कि बताता था कर्व बेंड्स इनवर्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इनवर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन सिंपल आपके पास है कि डाटा दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द डिमिनिशिंग एमआरएस, क्योंकि जो मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपके पास है वो लगातार आपके पास कम होता है और मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कम होने की वजह से जो आपके पास आईसी है दैट इज बीइंग कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसको अभी हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे, जहां पे अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में आप देख रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व आपके पास है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसा आप देख रहे हैं ना, आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से स्टार्ट किया है और यहां पे एंड कर रहे हैं। तो यहां पे आपके पास पर्टिकुलरली ये लेफ्ट हैंड आपके पास है और हम जो मूव कर रहे हैं दैट इज टुवर्ड्स राइट वर्ड। तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ थे और राइट हैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ आपके पास आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है इंडिफरेंस कर्व। और ऐसा क्यों है, तो बिकॉज इफ वी वांट टू ऐड मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स देन वी हैव टू सैक्रिफाइस गुड वाई। तो एक्स की गेन करने के लिए, एक्स कमोडिटी की यूनिट्स गेन करने के लिए हमको वाई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इस वजह से सेम सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए आपके पास पर्टिकुलरली जो कर्व आपके पास शेप हो जाएगा वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट इसमें आता है कॉन्वेक्स ओरिजिन। बाय द पर्टिकुलर जो आईसी आपके पास है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपके पास क्यों है वो तो समझ गए, लेकिन इसी तरह से कॉन्वेक्स ओरिजिन क्यों है कि आपके पास जो इंडिफरेंस कर्व है व्हाई इट इज कॉन्वेक्स ओरिजिन। कॉन्वेक्स ओरिजिन सिंपल, आपके पास जो शेप आप देख रहे हैं ना दैट इज दिस इज, आपके पास तीन तरीके के शेप आ सकते हैं। एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, एक आपके पास कॉन्केव है, और ये जो आपके पास है दिस इज कॉन्वेक्स।
तो आपके पास शेप कैसा है आईसी का, कॉन्वेक्स ओरिजिन। तो कॉन्वेक्स क्यों है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, बिकॉज जो आपके पास एमआरएस है वो फॉल हो रहा है। एमआरएस क्या हो रहा है, फॉल। अब ये एमआरएस कैसे फॉल होता है इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पर्टिकुलरली जब हमने 1 यूनिट ऐड किया था एप्पल का तो उसके लिए 4 बनाना हमने सेक्रीफाइस किए थे। तो यहाँ पे आपके पास आया 4/1, तो जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरह से आपके पास अगला एक एप्पल और ऐड करने के लिए आपने 3 बनाना का लॉस किया, है ना, क्योंकि पहले आपके पास कितना था 12 था, फिर आपके पास पहले आपके पास 12 था, फिर इसके बाद आपके पास 8 हो गया, फिर इसके बाद आपके पास 8 हो गया, 8 के बाद आपके पास पर्टिकुलरली कितना हो गया डेट इज 5, 5 के बाद आपके पास 3 हो गया और 3 के बाद आपके पास 2 हो गया और ये आपके पास था 1, फिर 2, फिर इसके बाद 3 था, फिर 4 था और फिर 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब आपने 1 यूनिट ऐड किया है तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया है, 4 यूनिट लॉस किया और ये 4 यूनिट लॉस करने की वजह से आप देख रहे हैं कि 4/1 आया तो एमआरएस आपका 4 आ गया। इसी तरह से जब आपने 1 से 2 की तरफ गए तो 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया 4/1। जब आप 2 से 3 की तरफ गए तो 1 यूनिट ऐड करने के लिए आपने देख रहा है 3 यूनिट आपने सेक्रीफाइस किया है, तो 3/1 जो कि आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से आपने 1 यूनिट फिर से ऐड किया और 1 यूनिट ऐड करने के लिए अब की बार आपने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया है, तो 2/1 कितना आ जाएगा, डेट इज 2। इसी तरह से आपने पर्टिकुलरली 4 से 5 की तरफ जब गए हैं तो 1 यूनिट फिर से ऐड किया और इस यूनिट को ऐड करने के लिए आपने 1 यूनिट का फिर से सेक्रीफाइस किया है, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1। तो पहले हमारे साथ आपके पास 4 है, फिर आपके पास 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है, तो एमआरएस इज फॉलिंग, एमआरएस इज फॉलिंग एंड ड्यू टू फॉलिंग एमआरएस द आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, द आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब ये एमआरएस क्यों फॉल होता है, एमआरएस इस वजह से फॉल होता है बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर का सिंपल मतलब आपके पास ये है कि यहां पे पर्टिकुलरली आपके पास क्या है, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने की जो आपके पास क्षमता है, मतलब कि जो पर्टिकुलरली आपके पास इच्छा है, वो आपके पास जैसे जैसे किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे आपने 1 से 2 कर दिया, फिर 2 से 3 कर दिया, 3 से 4 कर दिया, 4 से 5 कर दिया, तो लगातार आप कंजम्पशन एप्पल्स की बढ़ा रहे हैं, जो कि आप देख रहे थे स्टेबल में था ना, टेबल में आपके पास है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो लगातार आपके पास जो कंजम्पशन है वो एप्पल का आप बढ़ा रहे हैं और एप्पल का कंजम्पशन जब लगातार आप बढ़ाते हैं, क्योंकि एप्पल आपको बहुत पसंद है, इस वजह से एप्पल का कंजम्पशन लगातार आप बढ़ा रहे हैं। जैसे कि कई लोग को आपको काजू की बर्फी पसंद होता है लड्डू के ऊपर, कई लोग को बताशे पसंद होते हैं पानी वाले ओवर द पर्टिकुलर अदर थिंग्स। तो इस तरह से जो भी कमोडिटी आपको ज्यादा पसंद है उसका कंजम्पशन लगातार बढ़ाते हैं दूसरे को सेक्रीफाइस करते हुए, ऐसा करते हैं। लेकिन जब किसी भी कमोडिटी फेवरेट ही क्यों ना हो आपकी, लेकिन जैसे जैसे उसका कंजम्पशन आप करते हैं वैसे वैसे कंजम्पशन करने से, हर एक यूनिट को ऐड करने से जो उस तरफ इंटेंसिटी होती है, मतलब उसको एक पाने की चाहत, जैसे कोई नया आपके पास शुरुआत होती है, नई नई शुरुआत होती है, तो उस सिचुएशन में क्या है, उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर कमोडिटी को पाने की चाहत, आपकी इच्छा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति आपके साथ होता है, जैसे जैसे कमोडिटी आप कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे उसको पाने की चाहत उतनी कम होती है और उसके लिए किया गया सेक्रीफाइस भी उतना कम हो जाता होता होगा, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर जो आपके पास है पर्टिकुलरली, वो आपके पास ये बताती है कि कितना आप सेक्रीफाइस दूसरे के लिए करेंगे। शुरुआत जब होती है तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, आपकी इच्छा बहुत ज्यादा होती है, तो आप उसके लिए सेक्रीफाइस भी उतना ज्यादा करने को तैयार होते हैं, सबको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय होता जाता है वैसे वैसे इंटेंसिटी उस तरफ कम होती जाती है और इंटेंसिटी कम होने की वजह से ब्लॉक से वापस से हटने लगेंगे, बात स्टार्ट होगी और इसी तरह से क्या होगा कि इंटेंसिटी और कम होती जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या है कि जो कंजम्पशन आपके पास होगी उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा कि लगातार कंजम्पशन ऐड, मतलब ऐड करने के एक गुड को ऐड करने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस पहले 4 से किया था, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो इंटेंसिटी जितनी कम होती जाएगी कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से, उतना उसको पाने की चाहत कम होगी और जब पाने की चाहत कम होगी तो उसके लिए किया गया सेक्रीफाइस भी उतना ही कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास क्या है, इसी वजह से हमारे से आपके पास फॉल होता है, जो कि आपके पास इंटेंसिटी ऑफ डिजायर शो करता है, लॉ ऑफ डीएमयू, है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसके बाद हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फैक्शन, हमेशा हायर आईसी जो आपके पास है वो हायर सेटिस्फैक्शन शो करेगा। कैसे समझते हैं, यहाँ पे अगर एक आपके पास आईसी बना दी जाए, है ना, एक आईसी आपके पास बना दी जाए, एक आईसी ये है और एक आईसी आपके पास ये है, दिस इज IC1 एंड दिस इज IC2।
इस पे जो कॉम्बिनेशन आपके पास दे रखा है, मान लेते हैं ये 4 था और ये 3 था। यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है ये 5 है और ये 4 है। ये बताइए अभी तक जब सेम आईसी पे आप रहते थे तो सेम आईसी पे जब आप एक यूनिट ऐड किया है, 1 से आपने 2 किया है, तो दूसरा आप क्या कर रहे हैं, 12 से 8 कर रहे हैं। तो एक को ऐड करने के लिए, मतलब एक कमोडिटी का एडिशन करने के लिए, गेन करने के लिए आप दूसरे को क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस वजह से जब आप एक को गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं तो अल्टीमेटली लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ए इक्वल्स टू बी हो जाता है, क्योंकि एक से जितना सेटिस्फैक्शन कम हुआ दूसरे से उतना सेटिस्फैक्शन गेन हो गया। लेकिन यहां पे जब आप देख रहे हैं कि यहां पे आपके पास जब आप एक्स गुड की सॉरी वाई गुड यहाँ पे है और एक्स गुड आपके पास यहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं कि जब आप 4 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो गुड एक्स का कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि वाई का भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे वाई का भी ऐड कर रहे हैं। तो जब दोनों गुड साथ में आप ऐड करेंगे तो दोनों का कंजम्पशन पहले से बढ़ जाएगा। जब दोनों का कंजम्पशन पहले से बढ़ेगा तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपके पास है वो पहले से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों के कंजम्पशन में एडिशन हुआ है। अगर किसी एक में माइनस करके एक का कंजम्पशन ऐड करते तो बैलेंस हो जाता, एक तरफ जितना सेटिस्फैक्शन कम होता दूसरी तरफ उतना एडिशन होता। लेकिन जब दोनों का कंजम्पशन साथ में बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी साथ में इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें आता है आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपके पास है कि कभी भी दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब ये समझना है तो इसको समझने के लिए एक और डायग्राम आपके पास है। ये एक्स एक्सेस दे रखी है, ये वाई एक्सेस दे रखी है, और यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली एक आईसी यहाँ पे है जिसको हम कह रहे हैं दैट इज IC1, ठीक, और एक आईसी आपके पास आ गई दैट इज IC2। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मान लेते हैं ये बी है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास सी है। ये जो कर्व है ये क्योंकि आपके पास हायर आईसी है, अभी आपने पढ़ा कि जितना बड़ा आईसी होगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, ऐसा पढ़ा ना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप बोल रहे हैं सर अभी लिखा हुआ आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट कराएंगे तभी तो समझा पाएंगे कि आपका क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर मान लेते हैं ये ए कॉम्बिनेशन वाला कर्व ऊपर से ऐसे चला जाता तो इस केस में क्या होता कि आपका ए कॉम्बिनेशन बी से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, सी से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, तो आप ए को चूज कर लेते हैं। लेकिन है क्या कि आपके पास जो ए कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो कर्व जो आपके पास है वो इंटरसेक्ट करता हुआ यहां से जा रहा है ना। अब यहां से जा रहा है तो अल्टीमेटली है क्या कि ए और बी सेम कर्व पे है तो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बी और सी सेम कर्व पे है तो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, और एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने कॉम्बिनेशन होते हैं सब इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो अगर ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर है, तो तीनों पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अब आप चूज तो नहीं कर पाएंगे कि ए चूज करे, बी या सी चूज करे। लेकिन अगर यही ऊपर से जाता कर्व तो इस सिचुएशन में आप ए को प्रेफर करते, क्योंकि ए आपका हायर सेटिस्फैक्शन देता है एज कंपेयर टू बी एंड सी। लेकिन इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, इस वजह से आपको नहीं पता है कि पर्टिकुलरली आपका क्योंकि बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो इस वजह से आप इन तीनों के बीच में इनडिफरेंट हो जाएंगे। कौन सा चूज करे ये आपको पता नहीं है, ए की बी की सी नहीं पता। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटस, हमारा इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट आता है डाटस बजट लाइन। बजट लाइन की बात करें तो बजट लाइन क्या होता है या बजट स्केड्यूल दोनों हम देखेंगे। बजट लाइन शोज it is a curve which shows various combinations of two goods which can be attained by the given income and at the given price। तो प्रिवेलिंग प्राइस और गिवन इनकम में कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं दो गुड का साथ में कॉम्बिनेशन, उसको हम दिखाते हैं बजट लाइन से। किससे दिखाते हैं, बजट लाइन से। जैसे मान लेते हैं 100 रुपए आपके पास इनकम है, 10 रुपए प्राइस एक्स का है, 10 रुपए प्राइस वाई का है। तो इस केस में अगर मान लेते हैं सारी इनकम वाई के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं, सारी इनकम अगर वाई के ऊपर स्पेंड करेंगे 100 रुपए में 10 रुपए के हिसाब से कितना खरीद सकते हैं, 10 यूनिट। वहीं अगर मान लेते हैं एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन हम 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं, तो इस केस में आपके पास 2 इंटू 10 कितना खर्च कर दिया, 20। अब 100 में से 20 अगर चला गया, 100 माइनस 20 तो बचा कितना, 80। अब 80 रुपीज में 10 रुपए के हिसाब से वाई की कंजम्पशन कितनी होगी, 8 यूनिट। इसी तरह से 4 यूनिट अगर कंज्यूम कर लेंगे किसका, वाई एक्स का, तो इस केस में 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए खर्च हो गए। 40 खर्च हो गए, बचे कितने, 60। 100 में से 60 बचे। अब 60 बचे हैं तो 10 रुपीज ईच के बेसिस पे आप कितना खरीद सकते हैं, 6। इसी तरह से अगर 60 रुपए यहां पे खर्च कर दिए तो बचे 40, 10 रुपए के हिसाब से 4 यूनिट।
₹10 के हिसाब से 4 यूनिट। और वहीं अगर 80 रुपीज यहाँ पे स्पेंड कर दिए क्योंकि 8 यूनिट कंज्यूम किया, तो 10 रुपीज ईच के बेसिस पे 80 यहाँ पे स्पेंड हो गए, बचे कितने 20, तो 10 रुपीज ईच के बेसिस पे 2 यूनिट। इसी तरह से अगर 10 यूनिट कंज्यूम कर लिए तो सारी इनकम यहीं पे खर्च हो गई, बचा कितना, कुछ नहीं, बचा कितना, कुछ नहीं, जीरो। और जब बचा कुछ नहीं तो कंजम्पशन भी उसका कितना कर पाएंगे, कुछ नहीं, जीरो। और इसी तरह से आपके पास जो बजट लाइन है वो आपकी स्ट्रेट लाइन शो करेगी, क्योंकि एक तरफ हम जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हमारा एक्सपेंडिचर उतना ही कम हो रहा है। मतलब जितना एक तरफ हमारा इनकम कम खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ उतनी ही ज्यादा इनकम खर्च कर रहे हैं। इस वजह से आपके पास जितना एक तरफ हम ऐड करेंगे इनकम, उतना ही दूसरी तरफ सेक्रीफाइस करेंगे। तो इस वजह से जो कर्व का शेप आपके पास मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन आपके पास होगा, बिकॉज द रेट ऑफ सेक्रीफाइस विल बी जस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ गेन। तो अल्टीमेटली आपका कर्व जो मिलेगा, ये आपके पास ए कॉम्बिनेशन है, ये बी आपके पास है, ये सी है, ये डी है, ये ई कॉम्बिनेशन है और ये एफ कॉम्बिनेशन है। ये 6 कॉम्बिनेशन आपके पास है, जो कि शो कर रहा है कि यहाँ पे जितना हम ऐड करते हैं एक तरफ, उतना ही दूसरी तरफ सेक्रीफाइस करते हैं। और इस तरह से आपके पास जो 100 रुपए था उसी को डिवाइड कर रहे थे, तो हर एक कॉम्बिनेशन पे बजट लाइन पे ए पे भी कितना खर्च हुआ है, 0 + 100, दैट इज 100 रुपीज स्पेंड हुआ। इसी 100 रुपए को 20 रुपए अगर इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो 80 इसके ऊपर, तो खर्च कितना हुआ, 100। सी कॉम्बिनेशन पे अगर 40 इस पे है तो 60 इस पे है, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना है, 100। तो मतलब सारे कॉम्बिनेशन पे आप एक तरफ जितना खर्च कम करेंगे दूसरी तरफ उतना बढ़ा देंगे, तो ओवरऑल इनकम थी कितनी जिसको खर्च कर रहे हैं, 100 रुपए। और इसी 100 रुपए को जब दो गुट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक तरफ जितना ज्यादा खर्च करेंगे दूसरी तरफ उतना कम खर्च करेंगे, तो एक्सपेंडिचर लेकिन सेम रहेगा। अगर 100 है तो हर एक कॉम्बिनेशन पे एक्सपेंडिचर आपके पास सेम होगा, जो कि आप देख रहे हैं। इस वजह से बजट लाइन स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें आपके पास अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब अटेनेबल कॉम्बिनेशन इस पॉइंट पे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ कॉम्बिनेशन है। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बजट लाइन पे हैं, या फिर आपके पास कोई जी कॉम्बिनेशन हो बजट लाइन के अंदर है। ये सारे जितने कॉम्बिनेशन आपके पास होते हैं ये सब के सब अटेनेबल या फीजिबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अटेनेबल या फीजिबल। अटेनेबल और फीजिबल वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो गिवन बजट से अटेन किए जा सके, और वहीं कोई एच कॉम्बिनेशन है जो कि आपके पास अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब विच कैन नॉट बी अटेन्ड बाय द गिवन बजट, बाय द गिवन बजट। जो आपके पास गिवन बजट है और गिवन जो आपके पास पर्टिकुलरली क्या है, दैट इज योर प्राइसेस, उस गिवन प्राइसेस और गिवन बजट में आप ये अटेन नहीं कर सकते। इस वजह से इसको अनअटेनेबल या नॉन फीजिबल कॉम्बिनेशन कहलाएगा ये, ठीक, विच कैन नॉट बी अटेन्ड बाय द गिवन बजट। तो अटेनेबल हो गया, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके बाद आपके पास आता है दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब इक्विलिब्रियम आपके थ्रू इंडिफरेंस कर्व आता है, जहां पे आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि इंडिफरेंस कर्व में सबसे पहले अगर ये समझना है तो इसमें आपके पास 2 पॉइंट है। एक तो आपके पास पर्टिकुलरली ये है कि फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि दैट इज एमआरएस शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो का मतलब px/py। इस वजह से क्योंकि जो आपके पास बजट लाइन है इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, क्योंकि ये गिवन प्राइसेस के बेसिस पे डिस्क्राइब करता है कि हम कितना कंजम्पशन 2 गुट का कर सकते हैं साथ में। इस वजह से इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, प्राइसेस की वजह से डिटरमाइन होता है। तो बेसिकली आपके पास जो पर्टिकुलरली एमआरएस है ये आईसी से आपको मिलता है और प्राइस रेशियो बजट लाइन से आपको मिलता है। तो जब इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के इक्वल होगी तो वहां पे आपको मिलेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेकंड आपके पास कंडीशन बोलता है एमआरएस शुड बी फॉलिंग, एमआरएस इज फॉलिंग। एमआरएस अगर फॉल होगा तो एमआरएस के फॉल होने की वजह क्या होगी, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब ये कैसे है, क्या है, इस कर्व से हम लोग समझते हैं। अच्छा, सबसे हाईएस्ट कर्व अगर देखें तो IC3 है, लेकिन IC3 पे अगर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं T था, कोई पॉइंट आपके पास T था, तो जो T पॉइंट आपके पास है, T चाय नहीं, T पॉइंट आपके पास है, तो T पॉइंट वो पॉइंट नहीं है जहां चाय पीते हैं, यहाँ पे T पॉइंट आपके पास गिवन जो इंडिफरेंस कर्व IC3 है उस पे आपके पास गिवन है, और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो आप अटेन करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी शोरूम में गए, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बजट देखते हैं, सबसे पहले ड्रेस देखते हैं, सबसे पहले आप ड्रेस देखते हैं, शर्ट देखते हैं, जीन्स देखते हैं और पसंद करने की कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छा क्या है। लेकिन जब सबसे अच्छा आप जाते हैं तो उस केस में कई बार वो बजट के बाहर होता है, क्योंकि ये बजट लाइन आपके पास है, मैक्सिमम आप इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं इसके अंदर, इस पे या इसके अंदर,
इससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से मैक्सिमम आप टी कॉम्बिनेशन अटेन कर सकते हैं। और जो टी कॉम्बिनेशन आपके पास है, मतलब मैक्सिमम आप जो अटेन कर सकते हैं वो पी, ई और क्यू है, लेकिन टी कॉम्बिनेशन आपका गिवन बजट से अनअटेनेबल है, अटेन नहीं कर सकते। और जब गिवन बजट से अनअटेनेबल है, इसको अटेन नहीं किया जा सकता है, तो सिचुएशन में है क्या कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली जो आपके पास अटेन हो सकते हैं उस पे हम जाएंगे, क्योंकि ये अनअटेनेबल है, तो ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या तो पॉइंट ई हो सकता है, या तो पी पॉइंट हो सकता है, या तो क्यू पॉइंट हो सकता है। क्यू पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, पी पॉइंट आपके पास यहां पे आ जाएगा, और ई पॉइंट आपके पास यहां पे आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि दो पॉइंट आपने पढ़े थे, एक पढ़ा था हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन, है ना, एक ये पढ़ा था, और एक पॉइंट आपने ये पढ़ा था कि गिवन बजट लाइन पे जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं सब पे एक्सपेंडिचर सेम होता है। गिवन बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं सब पे एक्सपेंडिचर आपका सेम होगा। तो यहाँ पे आपके पास पी पॉइंट भी सेम बजट लाइन पे है, ई पॉइंट भी सेम बजट लाइन पे है, और क्यू पॉइंट भी सेम बजट लाइन पे है, तो एक्सपेंडिचर तीनों पे सेम हो रहा है। बट ई कॉम्बिनेशन इज एट हायर आईसी, ई कॉम्बिनेशन हायर आईसी पे है, जो कि आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी एज कंपेयर टू आईसी वन। तो आप हायर आईसी पे जाना चाहेंगे जहां पे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ना कि आप लोअर आईसी पी और क्यू को अटेन करेंगे। यू विल गोइंग टू अटेन द ई कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपका सेम बजट स्पेंड करके, सेम अमाउंट स्पेंड करके आपको हायर सेटिस्फैक्शन ई से मिलेगा। तो ई आपके पास हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और वहीं पी और क्यू आप सेक्रीफाइस कर देंगे, पी और क्यू को कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका सेम बजट स्पेंड करके कम सेटिस्फैक्शन देगा। इस वजह से पी और क्यू को सेक्रीफाइस करके ई कॉम्बिनेशन अटेन करने की कोशिश आप करेंगे, और इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी जितनी आईसी आपके पास है कैसी है, कॉन्वेक्स ओरिजिन आपके पास दे रखी है। तो सेकंड पॉइंट तो कंप्लीट हो ही रहा है। और फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जहां पे हमारा इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, मतलब जहां पे दोनों इक्वल होंगे, और वो कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पे मिल रहा है, और इस तरह से आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इसी के साथ ये जो पोर्शन आपके पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।